ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी स्वयं को किससे संबंधित मानते थे? सूर्यवंशी यादव, चंद्रवंशी यादव, आर्य या विदेशी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है चंद्रवंशी यादव। जैसलमेर के भाटी जो थे वो स्वयं को चंद्रवंशी यादव से संबंधित मानते थे। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है। ये अपना संबंध जो है श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजय राज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। तो प्रश्न बन सकता है किसके शासनकाल से मिलता है? विजय राज के शासनकाल से जो है भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजय राज का जो पुत्र था वो था भोज। वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसका उत्तराधिकारी था जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर के किले का जो इतिहास है वो 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। पहला जो शाखा हुआ था वो जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था। जैसलमेर का शासक उस समय कौन था? मूलराज था। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा शाखा हुआ था रावल दूदा के समय, और जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था उसमें आक्रमण करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। और तीसरा हुआ था अर्ध शाखा जो 1550 ईस्वी में हुआ था, जब जैसलमेर के शासक थे उस समय लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी, और अमीर अली ने जो है विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया था। जो कंधार का शासक था अमीर अली, उसको शरण किसने दी थी? लूणकरण ने दी थी, और फिर उसने लूणकरण के साथ में विश्वासघात कर लिया था। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ वीर मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे थे। इसमें विजय जो थी वो भाटियों की हुई थी और जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको अर्ध शाखा कहा जाता है। जैसलमेर का अकबर का जो नागौर दरबार था 1517 ईस्वी में, उसमें जैसलमेर का शासक था हर राय भाटी। उसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। तो प्रश्न बन सकता है जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? हर राय भाटी ने। उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह। ये भी याद रखना है, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह था। अब इससे संबंधित और प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसलमेर दुर्ग 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा जैसलमेर के किस शासक के समय हुआ था? राव दूदा, लूणकरण, मूलराज या विजयराज? तो जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था मूलराज के समय। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन कीजिए। जैसलमेर का दूसरा शाखा रावल दूदा के समय हुआ था। प्रथम शाखे के समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। अर्ध शाखा लूणकरण के समय हुआ था। दूसरे शाखे के साथ अमीर अली ने आक्रमण किया था। तो इसमें सत्य कथन बताना है, तो इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ब, 1 और 3 सत्य है। अब दूसरा सत्य क्यों है? दूसरा असत्य है क्योंकि प्रथम शाखे के समय फिरोज शाह ने आक्रमण नहीं किया था, पहले में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और चौथा कथन भी गलत है क्योंकि दूसरे शाखे के साथ अमीर अली ने आक्रमण किया था। दूसरे में नहीं किया था, इसने तीसरे में किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? मूलराज, विजयराज, भोजराज या हर राय? तो हर राय भाटी ने जो है जैसलमेर का शासक था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने किस नेता के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? बदन सिंह, चूड़ामन, राजाराम या गोकुला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उस समय जो नेतृत्व किया था वो किया था गोकुला ने, या इसका नाम गोकुल भी मिलता है, दोनों ही सही है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 ईस्वी में भी राजा राम की मृत्यु होने के बाद
उसका भतीजा था चूड़ामन, उसने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चूड़ामन के बारे में। इनका शासनकाल है 1695 से 1721 तक। ये याद रखना आपको इनका शासनकाल। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था, पर उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। अगला शासक है हमारे सामने, वो है बदन सिंह, जिनका शासनकाल है 1723 से लेकर 1756 ईस्वी तक। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि और जागीरें प्रदान की थी। तो प्रश्न बन सकता है कि जयपुर के किस शासक ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी? तो वो था जय सिंह। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहाँ सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए थे। तो डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 ईस्वी में डीग में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर है महाराज सूरजमल, जिनका शासनकाल है 1756 से 1763 ईस्वी तक। महाराज सूरजमल बदन सिंह का पुत्र था ये और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, किसके विरुद्ध गया था? ये अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध गया था 1760 ईस्वी में, और मराठों के पक्ष में ये गया था। मगर मराठा जो सेना नायक था सदाशिव भाऊ, उसके व्यवहार से ये खिन्न होकर भरतपुर लौट आया था। पानीपत की पराजय के बाद में मराठों को सूरजमल ने शरण और सहायता भी दी थी। 1763 ईस्वी में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में जो है सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में सूरजमल का जो प्रतिद्वंदी था वो था नजीब खान। इसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। ये सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण था। वो मरा है या नहीं मरा, उसकी पुख्ता पुष्टि होने पर ही उसने विश्वास किया था, ऐसे उसने विश्वास नहीं किया था। महाराज सूरजमल के बारे में कालिका रंजन कानूनगो ने एक बात लिखी है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना ये विद्यमान थे। ये बात किसने बोली थी? कालिका रंजन कानूनगो ने सूरजमल के बारे में बोली थी। तो ये भरतपुर के जाट वंश के बारे में विस्तार से हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न देखते हैं, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, चूड़ामन, राजाराम या गोकुला? तो भरतपुर के जाट राज्य का स्वतंत्र जो संस्थापक था, स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था वो था चूड़ामन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, थून किले का निर्माण किस जाट शासक ने करवाया था? थून किले का निर्माण चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या राजाराम? तो इसका उत्तर है चूड़ामन। सवाई जय सिंह ने भरतपुर के किस शासक को ब्रजराज की उपाधि दी थी? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या राजाराम? तो ये उपाधि दी गई थी बदन सिंह को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर के किस शासक ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या राजाराम? तो डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था, वो करवाया था बदन सिंह ने। तो बी इसका सही उत्तर हो गया। किस जाट शासक ने भरतपुर में नवीन किले का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया था? सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामन या राजाराम? तो ये शासक थे वो थे सूरजमल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा सूरजमल सिंसिनवाड़ ने सवाई जय सिंह के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष में किसका साथ दिया था? माधो सिंह का, तख्त सिंह का, जय सिंह का या ईश्वरी सिंह का? तो इन्होंने साथ दिया था ईश्वरी सिंह का। डी इसका सही उत्तर है। महाराजा सूरजमल के बारे में उसके संबंध में सत्य कथन बताना है। इनका शासनकाल 1756 से 1763 तक था। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में युद्ध लड़ने गए थे।
मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के खराब व्यवहार के कारण भरतपुर लौट आए थे और 1763 में रोहिलों के युद्ध संघर्ष के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महाराजा सूरजमल के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इस चारों कथन जो है सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजों के साथ 9 नवंबर 1817 को संधि करने वाले करौली के शासक कौन थे? गोपाल पाल, हरबख्शपाल, मदन पाल या अर्जुन पाल? तो करौली के उस समय शासक थे वो थे हरबख्शपाल। बी इसका सही उत्तर है। अब हम पढ़ते हैं करौली का यादव वंश। करौली का यादव वंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध जो है श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की जो स्थापना है वो विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी, ये याद रखना आपको। इसने बयाना जो है, विजयपाल ने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है। कल्याणपुर किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। तो 1650 में करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गोपाल पाल ने। महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद में डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की थी, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल जो थे, जो 1854 से 1869 में उनको करौली का शासक बनाया गया था। तो ये करौली का यादव वंश है, सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? अर्जुन पाल, गोपाल पाल, विजयपाल या धर्मपाल? तो इसकी स्थापना करने वाले थे वो थे विजयपाल। सी इसका सही उत्तर है। करौली के यादवों की प्रथम राजधानी थी कल्याणपुर, करौली, बयाना या लोहागढ़? तो करौली के यादवों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी बयाना। सी इसका सही उत्तर है। कल्याणपुर नगर या करौली जिसको अभी जाना जाता है, उस नगर के संस्थापक कौन थे? अर्जुन पाल, गोपाल पाल, विजयपाल या धर्मपाल? तो कल्याणपुर के जो संस्थापक थे वो थे अर्जुन पाल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1650 ईस्वी में करौली यादव वंश की राजधानी किसने बनाया था? करौली को जो है यादव वंश की राजधानी किसने बनाया था 1650 ईस्वी में? अर्जुन पाल द्वितीय, धर्मपाल द्वितीय, गोपाल पाल द्वितीय या हरबख्शपाल? तो 1650 में राजधानी बनाने वाले थे वो थे धर्मपाल द्वितीय। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। संगत बताना आपको, एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ इनका शासनकाल है। चूड़ामन 1695 से 1721, बदन सिंह 1723 से 1756, सूरजमल 1756 से 1763। तो इसमें से संगत कौन कौन से है वो आपको बताने हैं। तो सारे के सारे संगत है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। किस इतिहासकार ने महाराजा सूरजमल के बारे में लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, चतुराई, निष्ठा आदि विद्यमान थे? जी.एच. ओझा, कालिका रंजन कानूनगो, लुइस पी टेसिटोसी, दयाराम सानी? तो ये बात सूरजमल के बारे में बोलने वाले थे वो थे कालिका रंजन कानूनगो। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल, हरबख्शपाल, मदन पाल या अर्जुन पाल? तो करौली के जो मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था वो कराया था गोपाल पाल ने। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। करौली के किस शासक की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने का प्रयास किया था? मदन पाल, नरसिंह पाल, धर्मपाल या देवपाल? तो नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद में ये प्रयास किया गया था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमार वंश जिनको शत्रु को मारने वाला कहा गया है, कि शासन की शुरुआत कहाँ से होती है? मालवा से, किराड़ू से, वागड़ से या आबू से? तो परमार वंश की जो शुरुआत होती है वो होती है आबू से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में विस्तार से। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का जो शासन था वो आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की
राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। अबू के परमार वंश का जो संस्थापक था वो था धूमराज, लेकिन इनकी जो वंशावली है वो उत्पल राज से प्रारंभ होती है। तो दोनों अलग अलग फैक्ट है। संस्थापक तो है धूमराज और वंशावली किससे शुरुआत मानी जाती है? उत्पल राज से मानी जाती है। दोनों याद रखना है। पड़ोसी होने के कारण अबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात का शासक था मूलराज सोलंकी। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण अबू के शासक धरणी शाह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी थी। तो अबू का एक शासक था धरणी वरा, उसको जो है मूलराज सोलंकी ने हरा दिया था, और धरणी शाह जो है राष्ट्रकूट शासक था धवल, उसकी शरण ले ली थी। कुछ समय बाद धरणी वराहा ने अबू पर पुनः अधिकार कर लिया था। विक्रमदेव का प्रपौत्र था धारावर्ष, जिसका शासनकाल 1163 से 1219 ईस्वी में। ये अबू के परमारों का एक शक्तिशाली शासक था। कौन? धारावर्ष। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसका पुत्र था धारावर्ष का पुत्र सोम सिंह। इसके शासनकाल में तेजपाल ने अबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक जो है नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अबू के देलवाड़ा में लूण वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसके शासनकाल में बना था? सोम सिंह के शासनकाल में। किसने बनाया था? तेजपाल ने। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल का एक चौहान शासक था राव लुम्बा। उसने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी थी। कब? 1311 में। किसने? नाडोल का चौहान शासक था लुम्बा, उसने चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। तो ये परमार वंश के बारे में सारी जानकारी अच्छे से याद रखनी है आपको। अब इससे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में वो देखते हैं। अबू के परमारों का संस्थापक कौन था? धूमराज, उत्पलराज, विक्रमदेव या धारावर्ष? तो अबू के परमारों का जो संस्थापक था वो था धूमराज। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अबू के परमारों की वंशावली किससे प्रारंभ होती है? धूमराज, उत्पलराज, विक्रमदेव या धारावर्ष? तो वंशावली प्रारंभ मानी जाती है उत्पलराज से। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण अबू के किस शासक को राष्ट्रकूट शासक धवल की शरण लेनी पड़ी थी? धारावर्ष, धरणी शाह है या धरणी वरा? वो भी देख लेते एक बार। तो इसका है अपना धरणी वरा है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। धरणी शाह नहीं है, धरणी वरा है। तो जो शासक था वो था धरणी वरा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरणी वराहा। अबू में परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विक्रमदेव, धारावर्ष, उत्पलराज या धरणी वराहा? या धरणी वराहा आप देख लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारावर्ष जो था वो एक शक्तिशाली शासक था। निम्नलिखित में से किस शासक ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था? धारावर्ष, विक्रमदेव, उत्पलराज या धरणी वराहा? तो इसका नेतृत्व किया था धारावर्ष ने। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक के समय तेजपाल ने अबू के देलवाड़ा में लूण वसई नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था? सोम सिंह, धारावर्ष, विक्रमदेव या धरणी वराहा? तो इसका सही उत्तर है वो है सोम सिंह के समय तेजपाल ने ये मंदिर बनाया था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाडोल के चौहान लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कब किया था? कब कर लिया था? तो 1113 ईस्वी में, 1244 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में। तो ये अधिकार किया था 1311 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूताने के वे राज्य जो आपसी ग्रह कलह के कारण मराठाओं से समझौता करने के लिए मजबूर हो गए थे? मेवाड़, बूंदी, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बूंदी, भरतपुर या जोधपुर? तो ये मुख्य रूप से जो 3 राज्य थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बी इसका सही उत्तर है। अब हम विस्तार से देखते हैं मराठाओं का जो है राजस्थान में प्रवेश किस प्रकार से होता है। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठाओं का प्रभाव
कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेनानायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक ग्रह कलह का कारण राजपूताना में भी मराठाओं का प्रवेश हो गया था। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलह के 3 मुख्य केंद्र थे, जयपुर, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा था बुद्ध सिंह। ये जय सिंह का क्या था, बहनोई था। सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे। उनकी जो बहन थी वो बुद्ध सिंह से शादी की हुई थी। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव जो बुद्ध सिंह थे वो जय सिंह की बहन मतलब कछवाई रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया था। जो जय सिंह की बहन थी उसका पुत्र हुआ था भवानी सिंह। तो बुद्ध सिंह जो था वो अपने पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र भी नहीं मान रहा था, उससे इनकार कर दिया था। इस पर जो है जय सिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। जब महाराज बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलील सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। तो उन्होंने किसको गद्दी पर बैठाया था? करवड़ का जागीरदार था हाड़ा सालिम सिंह, उसका दूसरा पुत्र था दलील सिंह, उसको 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया था। जय सिंह की इस कार्यवाही ने कुछ ही वर्षों बाद मराठाओं को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जय सिंह की जो बेटी थी कृष्णा कुमारी, उसका विवाह दलील सिंह के साथ में कर दिया। जय सिंह ने दलील सिंह का रास्ता साफ करने के लिए भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी। जय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करवा दिया? दलील सिंह के साथ में। और दलील सिंह को कोई परेशानी नहीं हो इसलिए उन्होंने भवानी सिंह की भी हत्या करवा दी थी। इस घटना से कछवाई रानी जो जय सिंह की बहन थी वो जय सिंह का विरोधी बना दिया था। जय सिंह की विरोधी हो गई थी वो, क्योंकि उसके बेटे को मरवा दिया था। उसने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद में 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठाओं का अधिकार हो गया था। बूंदी में महाराव उमेद सिंह, ये बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, का शासन स्थापित हो गया था। मराठाओं ने किसको शासन पर बैठाया था? उमेद सिंह को। और उमेद सिंह कौन था? ये बुद्ध सिंह का पुत्र था। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उमेद सिंह अभी छोटा था अतः प्रताप सिंह को शासनकारी सौंपा गया था। प्रताप सिंह कौन था? ये दलील सिंह का बड़ा भाई था। ठीक है, दलील सिंह कौन था जिसको शासन पर बैठाया था? किसने? जय सिंह ने बैठाया था। तो ये सारी कहानी आपको बूंदी संघर्ष की अच्छे से याद रखनी है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न लेते हैं। बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह ने अपनी रानी, जो रानी थी उसका नाम अमर कुंवरी था, सवाई जय सिंह की बहन थी, उसके पुत्र भवानी सिंह को पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इस कारण जय सिंह ने बूंदी पर आक्रमण करके 1730 में किसे बूंदी का शासक बना दिया था? सालिम सिंह को, दलील सिंह को, उमेद सिंह को या संग्राम सिंह को? तो उन्होंने शासक जो बनाया था वो बनाया था दलील सिंह को, जो सालिम सिंह का बेटा था, दूसरा बेटा था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई जय सिंह ने अपनी किस पुत्री का विवाह करवड़ बूंदी के दलील सिंह मतलब जो बूंदी का राजा था उससे कर दिया था? कृष्णकांता, कृष्णा कुमारी, अमर कुंवरी या राजकुमारी? तो जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह दलील सिंह के साथ किया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 अप्रैल 1734 को मराठा मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में बूंदी पर आक्रमण किया गया था। इस समय बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह, भवानी सिंह, उमेद सिंह या दलील सिंह? तो उस समय जो शासक था वो था दलील सिंह। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराव उमेद सिंह के प्रारंभिक दौर में शासन का कार्य किसे सौंपा गया था? दलील सिंह को, भवानी सिंह को, प्रताप सिंह को या राज सिंह को?
तो महाराणा उमेर सिंह जो थे वो छोटे थे, इसलिए कार्यभार सौंपा गया था प्रताप सिंह को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। सवाई जय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय या भवानी सिंह? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन को विस्तार से पढ़ते हैं। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता और राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि ये नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी थी। मराठों जो थे उस समय काफ़ी हानि पहुंचा रहे थे, इसलिए मराठों को रोकना उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह जो जयपुर के थे, उन्होंने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर के अभय सिंह, ये सारे नाम याद रखना है, जोधपुर का अभय सिंह आए थे, नागौर के बख्त सिंह आए थे, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे। विचार विमर्श के बाद में 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। ये समझौते की बातें हैं। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र या भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक जो था अपने स्वार्थ थे, प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ था। ये सफल नहीं हुआ था। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में भाग लेने वाले शासक थे जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल। तो ये सभी के सभी शामिल हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लेते हैं। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक नहीं थे। बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह, जैसलमेर के हर राय। तो जैसलमेर के हर राय इसमें शामिल नहीं हुए थे, बाकी तीनों शामिल हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हुरडा सम्मेलन में हुए निर्णय के अनुसार वर्षा ऋतु के बाद किस स्थान पर एकत्रित होकर आगे की रणनीति बनाने का तय हुआ था? हुरडा में, रामपुरा में, बगरू में या राजमहल में? तो ये एकत्रित होना था इनको रामपुरा में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई जय सिंह की रानी चंद्र कौरी और सूर्य कुंवरी उससे उत्पन्न पुत्र क्रमशः थे। माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जगत सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जगत सिंह, राय सिंह या भवानी सिंह? तो चंद्र कुंवरी से जो हुए थे वो हुए थे माधो सिंह, और सूर्य कुंवरी से हुए थे वो हुए थे ईश्वरी सिंह। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई से विवाह किया था। तो जो जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, उन्होंने 1708 में विवाह किया था। मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, उसकी पुत्री थी चंद्र कुंवरी बाई, उससे विवाह किया था। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे, जिसको देवरी समझौता कहा जाता है, इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से जो उत्पन्न पुत्र है उसको ही, चाहे वो छोटा ही क्यों हो, उसको जयपुर के राज सिंहासन में बैठाने की बात कही गई थी। उसके बाद में तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह, और 1728 में जो है चंद्र कुंवर से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था माधो सिंह। अतः तो आपको याद रखना है, चंद्र कंवर से हुआ था माधो सिंह और सूरज कंवर से हुआ था ईश्वरी सिंह। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ गया था,
किंतु माधो सिंह ने 1708 में जो इकरारनामा हुआ था उसके आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया था। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में ग्रह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। दोनों जो है मराठों से सहायता लेना चाहते थे। तो माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया था। तो माधो सिंह की ओर से मराठा कौन आया था? मल्हार राव होलकर। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की थी। ये भी मराठा था। ईश्वरी सिंह जो था उसका सहयोग किसने किया था? राणोजी सिंधिया ने किया था। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके साथियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ में इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा था। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच में राजमहल नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ था और राजमहल के युद्ध में जो है ईश्वरी सिंह विजय रहा था। तो ये पहला युद्ध था राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी को, जिसमें ईश्वरी सिंह विजय रहा था। राजमहल के युद्ध तक जो है पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह जो मेवाड़ का शासक था उसकी ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया था। पहले सभी का झुकाव ईश्वरी सिंह का था, फिर जो झुकाव है वो माधो सिंह की ओर आ गया। इसके बाद में बगरू नामक स्थान पर मराठाओं के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह जो है वो पराजित हो गया था। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने का विवश होना पड़ा था। किसको? माधो सिंह को देने के लिए किसको? ईश्वरी सिंह को होना पड़ा था। बगरू का युद्ध अगस्त 1747 ईस्वी के बाद में बगरू का युद्ध हुआ था अगस्त 1747 में। उसके बाद में ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका था। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजपूत 2 लाख रुपए के साथ में मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को ये सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास में रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने जो है आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जयपुर का किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी मराठों से बचने के लिए? तो वो था ईश्वरी सिंह। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया और माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी बड़ी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह जो था वो मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। एक दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया था। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी दरबार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्ले आम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई थी। तो ये जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष था। इससे सारे प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। सवाई जय सिंह को देबारी समझौते के अनुसार अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाना था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह उत्तराधिकारी बने थे? भवानी सिंह, माधो सिंह, जगत सिंह या विष्णु सिंह? तो बनाना था माधो सिंह को, जबकि बन गए थे ईश्वरी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1 मार्च 1747 को लड़े गए राजमहल के युद्ध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह युद्ध सवाई जय सिंह के पुत्र
माधो सिंह एवं ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ था। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने अपने पुत्र खंडेराव को माधो सिंह की सहायता हेतु भेजा था। राणोजी सिंधिया ने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था। ईश्वरी सिंह की पराजय हुई थी। तो राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की पराजय नहीं हुई थी, विजय हुई थी। तो डी इसमें क्या असत्य है। भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में किसका साथ दिया था? माधो सिंह का, ईश्वरी सिंह का, भवानी सिंह का या जसवंत सिंह का? तो उन्होंने साथ दिया था ईश्वरी सिंह का। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई माधो सिंह एवं ईश्वरी सिंह के मध्य कौन से युद्ध लड़े गए थे? राजमहल का युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1748, जाजऊ का युद्ध 1708, भवानीपुरा का युद्ध 1748। तो इनके बीच में दो युद्ध लड़े गए थे, एक तो राजमहल का युद्ध और एक बगरू का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मराठाओं को कर नहीं दे पाने के कारण जयपुर के किस शासक ने 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी? जय सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह या राज सिंह? तो आत्महत्या करने वाले थे वो थे ईश्वरी सिंह। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम हुआ था? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह? तो माधो सिंह के समय जो है मराठाओं का कत्लेआम किया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह एवं मराठा सरदार महादजी सिंधिया के मध्य 28 जुलाई 1787 के दिन कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मालपुरा का युद्ध, पाटन का युद्ध, बगरू का युद्ध, तुंगा का युद्ध? तो ये युद्ध लड़ा गया था तुंगा का युद्ध। परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। विस्तार से देख लेते हैं तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ एकड़ था, उसको लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह, उनसे गठबंधन कर दिया था। और शिवपुर और करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया था। शिवपुर और करौली वाले भी इनको सहयोग दे रहे थे। इनके अतिरिक्त महादजी का जो साथी था, महादजी जो सिंधिया था, उसका साथी था मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी, ये भी राजपूतों के साथ में हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास में तुंगा नामक स्थान पर मराठों जो महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध जो था वो अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ था। ये भी याद रखना, पाटन का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1790 को मराठों और राजपूतों के मध्य हुआ था। इसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली थी। इसमें मराठा सेना जो थी वो विजय रही थी और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया था। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया। तो मालपुरा का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को। किंतु इस बार भी विजय जो थी वो मराठों के हाथों ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी थी। तो ये तुंगा का युद्ध परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको याद रखनी है। तुंगा के युद्ध के समय जोधपुर के किस शासक ने सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया था? विजय सिंह ने, भक्त सिंह ने, राम सिंह ने या उमेश सिंह ने? तो जोधपुर के शासक थे वो थे विजय सिंह। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुंगा के युद्ध में मराठाओं के विरुद्ध सवाई प्रताप सिंह का साथ देने वाले राज्य थे जोधपुर, करौली, शिवपुर, जयपुर। तो ये सारे के सारे थे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुंगा के युद्ध के समय महादजी सिंधिया का सहयोग मुगल फौजदार कौन था जिसने युद्ध के दौरान सवाई प्रताप सिंह का सहयोग किया था? शाहबाज खां, मोहम्मद बेग हमदानी, अब्दुल शाह शरवानी, अब्बास खां उजबेग? तो ये फौजदार था मोहम्मद बेग हमदानी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह के समय मराठों के विरुद्ध कौन सा युद्ध नहीं हुआ था? तुंगा का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध? तो बहादुरपुर का युद्ध नहीं हुआ था, बाकी सारे युद्ध हुए थे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर संघर्ष किसने किया था? जोधपुर के मान सिंह एवं जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के राज सिंह एवं जोधपुर के भीम सिंह, मेवाड़ के भीम सिंह एवं जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, जोधपुर के मान सिंह एवं मेवाड़ के भीम सिंह?
तो ये संघर्ष हुआ था जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कृष्णा कुमारी विवाह, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न हर बार आते हैं। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। इससे विवाह को लेकर जयपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक थे मान सिंह। इनके मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ का जो शासक था महाराणा भीम सिंह, उनकी ये पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसकी सगाई जो थी पहले मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में हुई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह, जिसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इसका विवाह तय हुआ था मारवाड़ का भीम सिंह, और भीम सिंह पहले मर गया था। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, उन्होंने कृष्ण कुमारी का जो रिश्ता है वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में तय कर दिया था। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने जो है वो मारवाड़ का अपमान माना। तो मेवाड़ का जो भीम सिंह था उसने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह जो था वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में तय कर दिया। पर जो मारवाड़ का नया शासक था मान सिंह, उन्होंने क्या बोला कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है। तो मान सिंह ने जो है मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय कर लिया। इस घटनाक्रम के कारण पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए, मारवाड़ का शासक था मान सिंह, उसका पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में जो है डेरा डाल दिया था। ये मान सिंह के पक्ष में था अमीर खां पिंडारी, और ये मेवाड़ आकर बैठ गया था। अमीर खां पिंडारी ने क्या बोला कि कृष्णा कुमारी की शादी या तो मान सिंह से कर लो या इस कृष्णा कुमारी की हत्या कर दो आप, ये प्रस्ताव रखा था उन्होंने। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दे दी। अंत में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था, उन्होंने मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था। ये कि बोला कि भाई मैं तो मान सिंह से विवाह नहीं करूँगा अपनी बेटी का। अतः 21 जुलाई 1810 को उन्होंने अपनी बेटी को जहर पिला दिया और अपनी ही पुत्री की हत्या करवा दी थी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की हत्या मेवाड़ के भीम सिंह की ही नहीं, अपने समस्त मेवाड़ की जो है शान पर एक धब्बा था ये, अपनी बेटी को मारना। और राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय भी था। अगला प्रश्न है, जोधपुर में विजय सिंह एवं राम सिंह के मध्य चल रहे उत्तराधिकार संघर्ष को शांत करने के लिए रघुनाथ राव ने जयपाल सिंधिया को भेजा था। इस समय किस स्थान पर संघर्ष हुआ था, मंडोर, मेड़ता, डेगाना या सुमेर। तो इस दौरान जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था मेड़ता में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट हम पढ़ते हैं जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, उसका भाई था भक्त सिंह। उसने अभय सिंह को जो है गद्दी से हटा दिया। पहले अभय सिंह बैठे थे और अभय सिंह का भाई कौन था, भक्त सिंह। उसने अभय सिंह को वहाँ से हटा दिया और स्वयं जो है जोधपुर का शासक बन गया। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका पुत्र था राम सिंह, ये जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हत्या ली वापस। भक्त सिंह ने क्या किया, राम सिंह को वापस परास्त कर दिया और जोधपुर की गद्दी जीत ली थी। राम सिंह जो था वो भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 ईस्वी को भक्त सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। तब उसका पुत्र था विजय सिंह, जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयपाल सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा था। किसने भेजा था, रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयपाल सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा था। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भाग गया और नागौर दुर्ग में उसने शरण ले गई। विजय सिंह कौन था, ये था भक्त सिंह का पुत्र था। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, वह उनसे संधि करने को विवश हो गया और फरवरी 1756 में इनके बीच में संधि हो गई। और संधि की शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त थी कि अजमेर और गढ़ बीठली, जो तारागढ़ कहते हैं, वो मराठों के अधिकार में रहेंगे। दूसरी शर्त थी जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत,
परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे। इस पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र था। ये सारी इसमें शर्तें दी गई थी। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जहाँ पे मराठों की लूटमार से बचे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कौन से राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे थे। तो एक तो बीकानेर है और एक जैसलमेर है। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। 1756 ईस्वी में राम सिंह और विजय सिंह के मध्य मराठों ने समझौता करवाया था। इनकी प्रमुख शर्तें क्या थी? पहली शर्त है अजमेर और तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। सांबर, मारोड, जालोर ये सब 84 गांवों पर राम सिंह का अधिकार रहेगा। जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का अधिकार रहेगा। विजय सिंह ने 50 लाख और राम सिंह ने 5 लाख मराठों को देना स्वीकार किया था। तो ये सारी की सारी शर्तें हैं इसकी, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें मराठाओं के आक्रमण से बची रही थी? मेवाड़, कोटा, जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर अलवर या बूंदी। तो ये 2 रियासतें थी, जैसलमेर और बीकानेर। इसका उत्तर हो जाएगा सही सी ऑप्शन। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.